हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक पश्चशक्ति अध्याय, जो कि चरक का 5वां पार्ट 6th चैप्टर है। सॉरी, आहार के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं: अशीत, पीत, लीट और खादी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं एप्पल खाओ। ए फॉर मतलब अशीत, डबल पी मीन्स पीत और एल फॉर मीन्स लीट, खाओ मीन्स होता है खादी। इसको हम लोग एप्पल खाओ से याद कर सकते हैं। जो संवत्सर होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ष जो होता है वो 6 ऋतुएं होती हैं और 2 काल होते हैं। इसमें 6 ऋतुओं में कौन कौन सी होती है? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शिशिर में माघ और फागुन आते हैं, जिसमें मिड जनवरी टू मिड मार्च तक होती है। बसंत चैत्र और वैशाख, जिसमें मिड मार्च टू मिड मई होती है। और ग्रीष्म में ज्येष्ठ आषाढ़ भी कहते हैं, जिसमें मिड मई टू मिड जुलाई को कहते हैं। और जो वर्षा होती है वो श्रावण और भाद्रपद होती है, जिसमें मिड जुलाई टू मिड सितंबर। एंड शरद जो होती है वो अश्विन टू कार्तिक, मिड सितंबर टू मिड नवंबर। एंड हेमंत जो होती है अगहन और पौष कहते हैं, मिड नवंबर टू मिड जनवरी। और इसको जैसे इसके बाद आता है आदान काल, जिसको उत्तरायण काल और अग्नि काल भी कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, अब इसमें जो सूर्य का बल होता है मैक्सिमम होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। और प्राणी जो होती है, प्राणी बल वो डिक्रीज होती है, यानी कि दौर्बल्य होती है, दुर्बल होती है। और जो वायु होता है रुक्ष होता है। अब देखते हैं ऋतु, रस और वायु प्राणी बल क्या होता है। जैसे इसमें 3 मास आते हैं आदान काल में, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म आते हैं। तो शिशिर में तिक्त रस लेना चाहिए, और इसमें जो वायु होती है वो अल्पवृक्षता होती है, प्राणी का बल श्रेष्ठ होता है। और लेकिन जो बसंत होती है इसमें कषाय का उपयोग करना चाहिए। और जो रुक्षता वायु होती है इसमें मध्य रुक्षता होती है, और जो प्राणी का बल होता है वो भी मध्य ही होता है। और ग्रीष्म जो होती है इसमें कटु लेना चाहिए, और इसकी ये तीव्र रुक्षता होती है और अल्प बल होते हैं इसमें। अब हम पढ़ते हैं विसर्ग काल, जिसको दक्षिणायन काल और सौम्य काल भी कहते हैं। सौम्य शीतलता होती है इसमें। जो चंद्रमा इसमें होता है, चंद्रमा का बल जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जो प्राणी का बल होता है वो इंक्रीज होता है, अधिक होता है। और वायु जो होती है स्निग्ध होती है। इसमें 3 ऋतुएं आती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत आती है। अब इसमें रस, वायु और प्राणी बल देते हैं। वर्षा में अम्ल रस लेना चाहिए, और अल्प स्निग्ध होती है वायु। और इसमें जो प्राणी बल होता है अल्प बल होता है। शरद में लवण लेना चाहिए, और इसमें मध्य स्निग्ध होती है और मध्य बल होता है, ठीक है, प्राणी का बल। और हेमंत जो होती है इसमें मधुर लेना चाहिए, ये श्रेष्ठ स्निग्ध होते हैं, इसमें श्रेष्ठ बल प्राणी का बल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। और हम देखते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में क्या होता है? जैसे हेमंत ऋतु जो होती है वो आदान काल के अंतर्गत आती है। इसमें जो शारीरिक स्थिति होती है वो श्रेष्ठ बल होती है, और इसमें त्रिविजठा अग्नि होती है, ठीक है। यानी कि ये इसमें गुरु आहार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मांस होता है, मांस, औदक, अनुप और विलेश, प्राणी रसह प्राणी और गोरस होता है। और इसमें वसा तेल, नवोदन और नया चावल और उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे अनुपान, मदिरा, शीदु और मधुर का उपयोग करना चाहिए, अनुपान करना चाहिए। इसमें विहार कैसे रहना चाहिए? प्रोसेस, अभ्यंग करना चाहिए, सिर पर तेल रखना चाहिए, और आपात सेवन करना चाहिए, और गुरु लेप लगाना चाहिए। और क्लॉथ, कपड़ों में प्रवाह यानी रजाई का उपयोग करना चाहिए। और जीन मतलब फर वाले कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। कौशे मीन्स रेशमी कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। प्रवेडी मतलब वोल, और कुर्ती धारण करना चाहिए। और ये किस जगह रहना चाहिए? भूमि गृह यानी उष्ण गर्भ गृह में रहना चाहिए। अब देखते हैं इसमें अपत्य, किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए? लघु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, वातज आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, और कुर्म यानी सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्तू का प्रयोग वैसे ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए, हाँ। और अब आते हैं शिशिर ऋतु। शिशिर जैसे जो होता है वो हेमंत शिशिर तुल्यते, ये चरक ने बताया है। यानी कि जो हेमंत और शिशिर होता है ये एक दूसरे के समान होते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु समान होती है यहाँ पर है। और इसमें जो डिफरेंट होती है वो आदान काल, जन वृक्षता, मीट और मारुत, वर्षा, जन्य, शीत होते हैं, ठीक है। और इसमें जो विहार होता है वात रहित अत्यंत उष्ण गृह में रहना चाहिए। और अपत्य, किस चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? कटु तीक्त कषाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वातल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, और शीत का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में
कैसे रहनी चाहिए। बसंत ऋतु भी जो है वो आदान काल के अंतर्गत आता है। अब शारीरिक स्थिति इसकी क्या क्या होती है देखते हैं। मध्यम बल होते हैं, ठीक है। प्रकुपित जो होती है वो कफ होती है। मंद जठराग्नि मंद होती है, यानी कि जठराग्नि मंद होती है तो इसका मतलब ये है हमें लघु भोजन का उपयोग करना चाहिए। जो इसका आहार होता है वो मांस यानी कि शरब, शशक, एंड यानी कृष्ण, हिरण, लाव, परिंज यानी वन के यौवन यानी पुष्प विकास का प्रयोग करना चाहिए। और अनुपान, जैसे अनुपान किस चीज़ का पान करना चाहिए, मालविक और शीधु का। ओके, अब हम आते हैं विहार, बसंत की विहार। सो इसमें देखते हैं कि शोधनार्थ वमन कराना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अंजन और धूमपान का प्रयोग करना चाहिए, कवल ग्रहण करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। चंदन जो स्नान होता है वो उष्ण जल से करना चाहिए, और चंदन अगुरु का लेप लगाना चाहिए। और अपत्य किस चीज़ का प्रयोग निषेध है, यानी नहीं करना चाहिए। गुरु भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, स्निग्ध नहीं करना चाहिए, अम्ल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, मधु का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। दिवा स्वप्न यानी कि दोपहर में नहीं सोना चाहिए, दोपहर में सोना निषेध है। अब ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो भी आती है हमारी आदान काल में। इसमें शारीरिक स्थिति जो होती है वो दुर्बल बल होती है, तीव्र रुक्षता होती है। इसका जो आहार होता है वो मधुर और स्वादु शीत द्रव्य होते हैं। शर्करा युक्त यानी शीत मंथन सत्तू का प्रयोग करना चाहिए। जांगल में पशु का उपयोग करना चाहिए। घी तथा दूध कुचाली चावल के साथ उपयोग करना चाहिए। विहार, अब कैसे रहना चाहिए। दिन में शीतल गृह में रहना, घरों में रहना चाहिए। रात्रि में हवादार छत पे रहना चाहिए, और पुष्प का प्रयोग, पुष्पों की माला पहननी चाहिए। मैथुन और व्यायाम इसमें निषेध है, ठीक है। अब इसमें अपत्य किस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अम्ल, लवण, कटु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, निषेध है। थैंक यू।